most important right that women should know and most women don't know? गिफ्ट्स में वो चाहे ज्वेलरी है, चाहे कोई और वैल्यूएबल्स हैं, जो सास होती हैं आजकल वो रख लेती हैं अपने पास, अपनी पोजेशन में। वो लड़की को ना कभी दिखाती हैं, वो बेच देते हैं, क्या करते हैं लड़की को पता ही नहीं है। Yes. तो वो भी एक ऑफेंस है। Women are also misusing the law. इट वर्क्स एज अ शील्ड नॉट एज अ स्वॉर्ड। आप किसी की लाइफ को हरास करने के लिए या खराब करने के लिए लॉ का यूज मत कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कीजिए। कि कई लड़कियां ये सोच लेती हैं कि मुझे ये लाइफ ही नहीं जीनी है, सुसाइड तक सोच लेती हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर क्रिमिनल केस फाइल होता है कि लिटिगेशन में अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। अगर आपने किसी रिलेशन को खत्म करना है तो उसको अच्छे से सेटलमेंट करो, कोई इशू नहीं है और वो बहुत जल्दी हो जाता है। विदाउट गेटिंग लीगली मैरिड वो किसी रिलेशन में है किसी मैन के साथ, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो मॉडिफाई हो सकती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग योर राइट्स एंड क्लेमिंग योर राइट्स। अगर आपको अपने राइट्स पता है तभी आप क्लेम कर पाओगे। The empowerment is not just emotional, it's legal too. So today we have Advocate Arpit. So very warm welcome, sir. Thank you so much, Dr. Tamanna, for having me on Rewire. It's a pleasure to be a part of this conversation. तो आज I'll help you to understand कि कैसे लो काम करता है, एक वुमेन की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है लो की, लाइफ के हर एक फेज़ में कैसे लो प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल, यही आज हमारा एक एम है कि हर एक वुमन को अपना जो राइट है वो पता हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे, एक लड़की जिसको अभी शादी करनी है उसको क्या राइट अपने पता होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। ओवर टू यू सर। ऑल राइट। सो सबसे पहले जिस भी लड़की की वुमेन की शादी होने वाली है उसको अवेयर रहना चाहिए। सबसे पहले शादी एक इमोशनल बॉन्ड है, दैट इज़ ट्रू, बट साथ में कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जुड़ती हैं इस रिलेशन के साथ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लड़की को अवेयर होना चाहिए कि उसके पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसकी एसेट्स कितनी हैं, उसके डेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। उससे वो अवेयर रहेगी और ताकि उसको डिपेंडेंट ना रहना पड़े ज़्यादा, उसको पता हो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं प्री प्लान्ड हो, ऑलरेडी जो हैं सेट हो कि कैसे कितना मेरा जो हस्बैंड है वो अर्न करते हैं, क्या फैमिली का एक्सपेंडिचर होने वाला है और आगे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की डेट में मैं कहूँगा ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है प्री प्लानिंग करके चलें और फाइनेंशियल एक ग्रोथ के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, और एक जो है कि एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, जिससे कि जैसे कि कई रिलेशन में हमने देखा है हस्बैंड झूठ बोल देते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं इतना कमाता हूँ। बट ऐसा जब वो रियलिटी में जब रिलेशन चलता है, शुरू होता है, धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं, लेयर्स खुलती हैं, तो पता लगता है कि हस्बैंड की ना गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं पे प्राइवेट जॉब करता है और बताई थी 60,000 सैलरी है 15,000। तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रिलेशन में और वो एक बहुत गलत चीज़ है और वो एक चीटिंग भी है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो ऐसे बोल के, झूठ बोल के, तो वो गलत भी है। तो सबसे पहला नंबर मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी, ये पता होना चाहिए। यस, तो ये अवेयर रहना सो इम्पोर्टेंट। यस। यस। सो क्या एक लड़की को डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए? नहीं है ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉपर शादी से पहले आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, बट हाँ यू शुड डिस्कस कि कैसे वो अर्न करता है, कैसी उनकी अर्निंग है और किस सोर्स से उनके घर पैसा आ रहा है। में तो एनीबॉडी कैन लाई आल्सो ना। जब एक रिलेशन ही झूठ से शुरू हो रहा है तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, बट आपको एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होगी और जो है एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी। अगर झूठ बोला है वो तो देखो फिर कोई भी रिलेशन है कहीं भी जगह झूठ बोल सकता है, फिर उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। उसका वुमेन का भी, अगर वुमेन भी झूठ बोल सकती है ना कि मेरे को ये आता है, खाने में ये आता है, मेरे घर में मैं बहुत सोशली स्पिरिचुअल हूँ, बहुत वैल्यूज़ हैं मेरे में, तो मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो फिर तो वो तो इट इज़ ऑन द बोथ साइड। मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मेंस के राइट्स के Sure, बारे में definitely, I would love to. सो फर्स्ट राइट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। यस। और उसके बाद आता है आपका लीगल राइट्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके लीगल राइट्स क्या क्या हैं। तो मैं सबसे पहले वुमेन को एडवाइस करूँगा स्ट्रांगली कि जब भी आपकी शादी होती है, आप अपनी शादी के बाद अपनी शादी रजिस्टर ज़रूर करवाएं, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है। उससे क्या होता है कि आपको फ्यूचर में लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। शादी आपकी सेरेमनीज़ हुई हैं, अगर हिंदू मैरिज है प्रॉपर आपकी सेरेमनीज़ हुई हैं, हिंदू रिचुअल्स के साथ हुई है, बट
अगर आपने रजिस्टर करवाई है तो कल को अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं मैरिज के रिलेशन में और आप कोर्ट केस करते हैं, क्लेम करते हैं, अपने राइट्स क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इट्स बेटर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि अपनी मैरिज जो है रजिस्टर ज़रूर करवाएं। और ऐसा नहीं है कि आपकी वैलिड रहेगी, वैलिड मैरिज है अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन भी है, बट स्टिल यू शुड गेट इट रजिस्टर्ड विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो है राइट टू रेसिडेंस। अब बोलते हैं कि लड़की का घर कौन सा है। अब एक घर से दूसरे घर में लड़की आई है शादी करके, राइट, तो लड़की बोलती है कहीं मैंने सुना है कि मेरा घर कौन सा हुआ, मैंने तो वो घर भी पर आया, मेरा वो घर भी पर आया। तो ऐसी कई बातें निकल के आती हैं, बट ऐसा नहीं है। जो उसको पता होना चाहिए कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी है, जो उसके पेरेंट्स की है। अच्छा, जहाँ पे वो शादी करने के बाद आई है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है एक घर में, तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, वहाँ पे उसका राइट हमेशा रहता है। तो कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता घर में ना रहने से, कोई भी हरास नहीं कर सकता। तो ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। So she has the right to stay at her husband's house no matter what. नो मैटर वट। अगर वो रेंटेड अकोमोडेशन है, उनके इन लॉज के नाम पे है, ऑनरशिप डजेंट मैटर। ऑनरशिप एक लीगल राइट है, उसको वो एक सेपरेट कंसर्न है किस ये जो घर की ओनरशिप है वो किसके नाम पे है, लीगली कौन ओनर है, बट उसको राइट टू रेसिडेंस है, वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है। बट अगर ऑनर जो है वो नहीं चाहता कि ये हमारे घर में रहे, तो क्या लीगल स्टेप्स हो सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए लीगल रेमेडीज़ हैं। अगर आपका हस्बैंड भी आपको नेगलेक्ट कर रहा है इस चीज़ में और आपको घर से इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल आइसोलेट फील करवा रहा है आपको शादी के बाद, तो वो एक मेंटल टॉर्चर है, एक इमोशनल अब्यूज़ है। तो वो रेजिडेंस का आपका रेजिडेंस ऑर्डर ले सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है प्रॉपर, जो सिर्फ वुमेन के लिए बना है, ठीक है। तो उसमें आप जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं। So the right to residence also comes under domestic violence? You just said, right? यस दैट इज़ Okay. करेक्ट। वो डोमेस्टिक वायलेंस ही है, Okay. राइट। Okay. So sometimes in-laws don't want daughter-in-law to stay at their place. यस So she can definitely file a complaint against that. यस डेफिनेटली। Now when the girl is married, अब उनको क्या rights पता होने चाहिए? तो अगर आप अब शादी करके प्रॉपर वैलिड सेरेमनीज़ के साथ प्रॉपर घर में शादी करके किसी और के घर आ चुके हैं, तो उसके बाद आपके राइट शुरू होते हैं, जो उनसे जैसे कि राइट टू सेफ्टी। आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेफ्टी है। अगर आपको वहाँ पे इन लॉज कोई भी फैमिली मेम्बर अगर परेशान करता है, हरास करता है, तो वो एक डोमेस्टिक वायलेंस है। आप उसकी प्रॉपर लीगली कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको पूरा राइट है शादी के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मेंटेन करने का और अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का, Beautiful. ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। अगर लड़की नहीं कमाती है और ऑब्वियसली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो इन लॉज से ज़्यादा अपने हस्बैंड को ही वो हेल्प सीख करेगी अपने फूड के लिए, बिल्स के लिए, क्लोथिंग के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर वो हस्बैंड जो है इन ड्यूटीज़ से भागता है और वो चीज़ें सब इग्नोर करता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक वायलेंस में आती हैं, चाहे वो वर्बल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके की हो, तो वो सारा डोमेस्टिक वायलेंस में ही कवर होता है हमारा। We have so many laws and rights which have been made for women, but why do women still silently stay in abusive marriages? अभी भी कोई भी women केस करने से पहले बहुत घबराती है, क्योंकि टाइम लंबा लगता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर। It's too much hassle for a woman. As a lawyer, why do you think women is still scared of leaving an abusive marriage? तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है फियर, डर है। लड़की के मन में डर है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी मुझे सपोर्ट करेगी, और क्या ये वायलेंस बढ़ तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए और जो है कंसिक्वेंसेस उसको दिखते हैं, रेपरकशंस हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करती है, साइलेंटली सफ़र करती रहती है, और ऐसे ही उसकी लाइफ आधी से ज़्यादा निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया, घर जाएगी वापस, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर नहीं कमाती तो पेरेंट्स सपोर्ट करने लायक हैं, कैपेबल हैं, वो इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उस चीज़ का डर। अच्छा, किसी रिलेशन में अगर चिल्ड्रन हैं, तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, तो ये चीज़ें, सोशल स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, सो देयर आर एन Social नंबर stigma is the most common. ऑब्वियसली।
तो सब चार लोग जो कहेंगे ये सबसे ज़्यादा है कि नेबर्स क्या कहेंगे, टूट गया रिश्ता, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। बट मैं फिर वही उस चीज़ पे आऊँगा कि सफ़र उस लड़की को करना है जो उस रिलेशन में रह रही है। So how would you address those women? तो मेरा तो एक यही है कि अगर आपको लगता है कि इस टॉक्सिक रिलेशन में आपकी लाइफ ख़राब हो रही है और आपके जिनके बच्चे हैं तो उनके जनरेशन्स की भी लाइफ ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, कंसल्ट अ लॉयर, और जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं उसको जो है जल्दी से जल्दी अवेल करें और गेट दिस आउट ऑफ इट। बट लॉ में हमारे ऐसे क्या वॉइड हैं जो अभी तक वुमेन इतनी पावरफुल नहीं फील करती? मैरिज लॉ में, डिवोर्स लॉ में क्या ऐसे वॉइड्स हैं कि अभी भी इंडियन वुमेन इतनी एम्पावर नहीं फील करती लॉ को लेके? हाँ, लॉ में एक ये मिथ है कि बड़ा टाइम लगता है और उसमें इज इट अ मिथ? यस, टाइम लिटिगेशन में टाइम ज़रूर लगता है, बट लेकिन जब तक आपकी लिटिगेशन पेंडिंग है, ड्यूरिंग द लिटिगेशन देर आर मल्टीपल ग्राउंड्स जिस पे आप जो है रेमेडीज़ और अपना रिलीफ ले सकते हो। जैसे आपका अगर डिवोर्स का कोई केस पेंडिंग चल रहा है और आपको मेंटेनेंस चाहिए और कुछ आपको शेल्टर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेंटेनेंस फाइल कर सकते हो। अगर आपको वो केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, उस चीज़ के लिए भी आप मेंटेनेंस really? यस, उस चीज़ के लिए भी मेंटेनेंस फाइल कर सकते हो। Right. और रेजिडेंस की हमने पहले ही बात करी, आपका वो शेड हाउस किस ग्राउंड्स पे वो मेंटेनेंस मिलती है? वो ग्राउंड्स एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। अगर लड़की का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत लग्जरी है, लड़का शादी के बाद उसको बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल देखने को मिला है और सब कुछ है, और जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो वो जितनी उसकी लड़की की अर्निंग है उससे वो सेम जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो नहीं कर पा रही अपने लिए मैनेज। तो फिर वो कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसीडर करके कि क्या लड़की की इनकम है, क्या लड़के की इनकम है, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कोर्ट कंसीडर करती है, उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस जो है ग्रांट की जाती है कि कितना रीजनेबल है। डिवोर्स हैज टेकन प्लेस, तब की मेंटेनेंस तब की मेंटेनेंस। सो आपने अभी इमोशनल अब्यूज़ की बात की, ठीक है। फिजिकल अब्यूज़ तो हम सब जानते हैं, प्रूफ्स भी कलेक्ट हो सकते हैं उसके, बट व्हेन अ वुमन इज गोइंग थ्रू इमोशनल अब्यूज़ इन द मैरिज, शी डजंट हैव एनी प्रूफ, तो उसका क्या ग्राउंड होता है? हाउ कैन शी फाइल अ केस फॉर दैट? हाँ जी, तो बहुत अच्छा सवाल है। फिज़िकल अब्यूज़ तो सबको दिखता है, Yeah. कहीं फिज़िकल चोट लग गई, कुछ हो गया बॉडी पे, तो बॉडीली हार्म सबको विजिबल है। लेकिन इमोशनल जो है वो सफ़र कर रही है इंटरनली, जो किसी को नहीं पता। अगर उसने किसी को नहीं बताया तो इसके लिए क्या होता है तो ये भी एक वायलेंस ही, ठीक है। अच्छा, वर्बल वायलेंस होता है, हस्बैंड जो है गाली गलौज करता है, करेक्टर असैसिनेशन करता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, ठीक है। और इमोशनल अब्यूज़ है, आइसोलेट कर देता है उसको, उसका फ़ोन ले लेता है, उसको जॉब करने से रोकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप लगाओ कि उसको घर में सेफ़ फील ही नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लग ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी जो है मैरिज की जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा रही है, खाना बना रही है, दैट्स इट, उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है। आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो उसकी लिबर्टी ही अगर उससे छिन चुकी है तो वो रिलेशन बड़ा ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और ये वायलेंस में आता है। और कई केसेस में देखा गया है कि वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि कई लड़कियां ये सोच लेती हैं कि मुझे ये लाइफ ही नहीं जीनी है, सुसाइड तक सोच लेती हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर क्रिमिनल केस फाइल होता है, सेक्शन 85 हमारे नई क्रिमिनल लॉज में, भारतीय न्याय संहिता में। तो उसमें फिर 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है हस्बैंड को, टू द मैन, यस, या उसकी फैमिली को भी इवन। तो अगर कुछ भी कोई भी ऐसा करता है तो ये प्रूफ कहाँ से दे वो लड़की? देखो, इमोशनल अब्यूज़ का अगर कोई लड़की इमोशनल अब्यूज़ सफ़र कर रही है तो शी मस्ट बी हैविंग मेडिकल रिपोर्ट्स। अगर वो साइकेट्रिस्ट से मिलती है या किसी कोई भी मेडिसिन ले रही होगी, है ना, सोने की मेडिसिन, नींद नहीं आती टेंशन में, तो उसकी कुछ मेडिसिन होगी, व्हाट्सअप चैट्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। आजकल तो डिजिटल है, आजकल क्या करते हैं, हस्बैंड है चाहे वाइफ है, सोशल मीडिया का जो है ट्रेंड है। कुछ लड़ाई होती है तो डिस्पाइट सेइंग टू द वाइफ स्टेटस डाल देते हैं, स्टोरी डाल दी, आई एम नॉट वेल, ये वो, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल डू दिस एक्शन, आई विल डू दैट एक्शन, ये वो। तो उनसे भी एक इमोशनल जो है टॉर्चर है ना।
अगर आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहा है बट ऑफिस जाके घर में एक सेम रूफ के अंडर रह के वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ स्टेटस डाल रहे हैं कि आई नॉट स्पेयर यू, आई नॉट लीव योर फैमिली, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, थ्रेट्स। कई ऐसी सिचुएशंस हैं कि मेरे हस्बैंड ने देखो ऐसे ऐसे लिखा, जब मैं अपने घर आ चुकी थी, हम बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन कोई नहीं थी, तो वो स्टेटस डाल देते थे। मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, मेरे पास ईमेल्स हैं किसी भी फॉर्म की, क्या किसी नेबर ने ऐसे देखा है तो किसी नेबर को पता है, तो कुछ भी इन चीज़ों को हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। ये डिजिटल एविडेंस जो है, इनको कंसिडर कर सकते हाँ, हैं। कोर्ट बहुत अच्छे से वेलकम करती है इन सब चीज़ों का, इन सब एविडेंसेस का, डिजिटली कोई भी हो, फ़ोन में है आपके, कोई रिपोर्ट्स है, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स, एवरीथिंग, है ना। Right. तो सब चीज़ों का प्रोविज़न है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट्स, कोई नेबर है जिसको पता है आपके बारे में, कोई डॉक्टर है, तो इन चीज़ों से प्रूफ हो सकता है। नाइस, तो ओके। एक जॉइनिंग द डॉट्स वाली बात हो जाती है। तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, आप ठीक फील नहीं कर रहे थे, आपने वो सारा फिर ऑफिस में आपके कलीग्स में आपको कुछ आपने डिस्कस किया, उसकी आप टेस्टिमनी करवा सकते हैं कोर्ट में। तो ऐसे करके बन सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट, यस। ओके, तो आपने अभी राइट टू रेजिडेंस की बात की और उसके बाद ओनरशिप की भी बात की। क्या आप हमें दोनों राइट्स में डिफरेंस बता सकते हो कि लाइक व्हाट इज़ राइट ऑफ रेजिडेंस एंड व्हाट इज़ राइट ऑफ ओनरशिप? तो राइट ऑफ रेजिडेंस और राइट ऑफ ओनरशिप में डिफरेंस है। तो जब लड़की अपना घर छोड़ के आती है, जहाँ पे उसका पूरा राइट होता है, जैसे जो राइट बेटे का है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जितना राइट बेटे का है, मतलब लड़की के भाई का है, उतना ही राइट जो है उसकी बहन का है, उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। अच्छा, अब शादी के बाद वो आ चुकी है अपने इन लॉज के घर, तो वहाँ पे उसके हस्बैंड के जीते रहते उसका ऑनरशिप नहीं आएगा, उसको एक वुमेन को ऑनरशिप नहीं मिलेगा, बट राइट टू रेजिडेंस हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी इन लॉज भी, या रेंटेड अकोमोडेशन है, चाहे कुछ भी है, आपको कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन अगर कल को हस्बैंड की इन केस डेथ हो जाती है, अगर वो नहीं है, तो फिर वो क्लास 1 जो है एयर हो जाती है, तो उसमें उसको इक्वली प्रोपोर्शनेट मिलता है, जितना उसकी मदर को मिलेगा एक लड़के की, और जितना उसके बच्चों को मिल रहा है, तो उतना ही प्रोपोर्शनेट में उसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन। एक बहुत ही गूगल्ड क्वेश्चन है दैट a woman says, can I stay at my husband's house after separation? Because maybe she doesn't want to uproot her life. So can she stay at her husband's home after separation? सो लीगली यस, वो रह सकती है, उसको मतलब प्रॉपर पूरा राइट मिलता है रहने का। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, अगर आप सेपरेट हो रहे हैं, तो अपने पीस के लिए आप वो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा वैसे बहुत कम होता है कि उसके पास कोई रेजिडेंस नहीं है और वो फिर भी वहाँ रहना चाहती है, डिस्पाइट बीइंग सो मच टॉर्चर, वो सब कुछ वायलेंस के होते हुए भी वो वहाँ रहना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि मुझे रेजिडेंस जो है चाहिए है। कोर्ट हस्बैंड को ऑर्डर करेगा कि इसके लिए अलग से रेजिडेंस का अरेंजमेंट कर, वो अलग से उसको अकोमोडेशन जो है अरेंज करके देगा। ठीक है, वो लीगली ले सकती है, या तो फिर वो मेंटेनेंस ले ले। Again, I have a question here. What is the difference between maintenance and alimony? मैं आपको बताता हूँ, मेंटेनेंस जो होती है वो विद इन द मैरिज, ड्यूरिंग द आफ्टर मैरिज, और सेपरेशन में भी मिलती है। ठीक है, एक फिक्स्ड आपकी जो है मेंटेनेंस कोर्ट आपको ग्रांट करता है आपकी बिल्स के लिए विद इन द मैरिज। अगर आपको एक सफिशिएंट, आपको जितना पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो आप कोर्ट को जो है एक केस कर, ड्यूरिंग द सेपरेशन जब केस चल रहा है तब भी वो हाँ, maintenance तब भी वो मिलेगी? इंटरिम मेंटेनेंस मिलती है। Okay. ठीक है, और जो एलिमनी होती है वो एक फुल एंड फाइनल काइंड ऑफ होती है, एक लमसम अमाउंट होता है जो कोर्ट ग्रांट कर देती है। वो डिपेंड्स कि क्या सर्कमस्टांसिस है। एक बार उसने एलिमनी ले ली, उसमें फिर उसका राइट टू रेजिडेंस भी वो टर्म्स पे डिपेंड करता है ना। Okay. अगर एलुमनी ले ली तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी? मेंटेनेंस, और अगर आपने एक बार लमसम ले लिया, उसके अंदर फिर आप इतना सफिशिएंट ले लोगे कि आपकी जो बाकी की लाइफ है वो इजीली आप जो है जी सको, डिग्निटी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सको। उसके अंदर अपना फूड बिल्स, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई एलुमनी नहीं लेता है तो मेंटेनेंस थ्रू आउट द लाइफ चलती है? यस,
एलिमनी अगर आप मेंटेनेंस आप लेते रहो जब तक आपकी दूसरी शादी नहीं होती तो वो चलती रहेगी मेंटेनेंस। या फिर अगर आपने एक लमसम अमाउंट ले लिया है जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट है, एक हैंडसम अमाउंट है जिससे आपकी अच्छी लाइफ गुजर सकती है, आप अच्छे से जी सकते हो, उसके अंदर आपका अकोमोडेशन, बिल्स और बाकी की लाइफ ईजिली आप कर सकते हो। तो वो सारे फैक्टर्स मैंने पहले डिस्कस करे हैं कि किन फैक्टर्स पे हस्बैंड की इनकम, लड़की की इनकम पे वो सारा डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि the man has to pay a good amount of alimony to the woman, तो लोग क्या करते हैं, डिवोर्स नहीं देते। men are hesitant to give divorce। जब भी किसी वुमेन को डिवोर्स चाहिए होता है, वो केस इसीलिए लंबा चलता है कि द मैन इज़ नॉट गिविंग डिवोर्स टू द वुमन बिकॉज ही हैज़ टू पे द एलिमनी। तो उस केस में वुमेन को एक लिबर्टी नहीं मिली, शी स्टक विद द केस एंड मैन इज ओके विद बीइंग स्टक बिकॉज ही हैज़ टू पे द एलिमनी। तो उस केस में क्या अभी भी हमारा लॉ लैक करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल एक मिथ है। देखो, अगर आप एलिमनी देने से भाग रहे हो तो कब तक भागोगे? वो नहीं भाग पाओगे। ड्यूरिंग द लिटिगेशन, 10 साल भागते हैं। लेट मी क्लियर, ड्यूरिंग द लिटिगेशन आप मेंटेनेंस फाइल कर सकते हो। ड्यूरिंग द लिटिगेशन तो 10 साल चल रही है। अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिला है जिससे आप हैप्पी नहीं हो, एलिमनी आपने परमानेंट एलिमनी नहीं ली है अपनी रिमेनिंग लाइफ के लिए, तो आपको पूरी लाइफ, अगर आप अनमैरिड रहते हो, पूरी लाइफ हस्बैंड की लाइबिलिटी है कि वो पे करे, ड्यूटी है। तो वो एक लीगल ड्यूटी है कि वो मेंटेनेंस पे करता रहेगा, बच्चों की भी और जो है वुमेन की भी। और इसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि कपल क्या करते हैं, ग्रजेस रखते हैं। रिलेशन नहीं रहना है, साथ में नहीं रहना है, लेकिन जो है एक ग्रज है, एक रिवेंज है कि मैंने तेरे को तंग करना है, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। और जो है ये फिर लिटिगेशन चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत होता है, बहुत होता है। अगर तो मेरा ये मानना है, अगर आपने कोई रिलेशन को नहीं कंटिन्यू करना तो उसको गुड टर्म्स पे या एटलीस्ट न्यूट्रल रह के, सॉर्टेड रह के, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनकंटेस्टेड। वो कंटेस्ट नहीं किया जाता। एक पिटीशन, क्या मतलब हुआ? दोनों पार्टनर्स एक पिटीशन लेके कोर्ट में जाते हैं कि हमारा जो है टेम्परामेंट मैच नहीं हो रहा है, कोर्ट हमें प्लीज़ अब हमें अलग करो, एक ये डिवोर्स की डिक्री जो है हमारे फेवर में करो। तो वो एक पिटीशन दोनों का म्यूचुअली डिसाइड होता है क्या टर्म्स हैं, और वो फिर सारे जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, स्त्रीधन है, वो सारा एक्सचेंज हो जाता है। और फिर एक बड़े ही सॉर्ट, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि कभी भी अगर आपने कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना है, एटलीस्ट इतना मैनेज कर पाओ, इतना प्यार से करो कि म्यूचुअली आप कर पाओ, अंडर सेक्शन 13B। तो मैं आपकी ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि लिटिगेशन में अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। अगर आपने किसी रिलेशन को ख़त्म करना है तो उसको बड़े प्यार से, अच्छे से सेटलमेंट करो, तो कोई इशू नहीं है और वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लड़ नहीं रहे हैं, अच्छा लड़की बोल रही है कि मैंने डिवोर्स नहीं देना, ठीक है, मेरे को रहना है, लेकिन वो झूठ बोल रही है, उसको रहना भी नहीं है, उसको तंग करना है, रिवेंज लेना है। सेम गोज़ फॉर मेन एज वेल। अगर नहीं रहना है तो फिर इतना क्यों लड़ना है ना? तो फिर उसको कंटेस्टेड डिवोर्स बना के वो लंबी लिटिगेशन चलेगी। अच्छा, फिर मेंटेनेंस भी देनी है, सब कुछ देना है। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली 5 साल से कम का अगर बच्चा है, बिलो 5 ईयर्स, तो उसकी जनरली जो कस्टडी भी है वो माँ के पास जाती है। कि कोर्ट का ये मानना होता है कि जो 5 साल से बच्चे को एक नरिशमेंट जो चाहिए होती है, जो नर्चर माँ कर सकती है, जो माँ की ममता होती है, तो वो एक फादर नहीं कर सकता। बट ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ माँ के साथ रखना गलत हो सकता है। माँ फाइनेंशियली या मेंटली थोड़ा ठीक नहीं है, तो जो मतलब कोर्ट ये देखता है कि बच्चे का पैरामाउंट वेलफेयर कहाँ हो रहा है। तो जहाँ बच्चे का वेलफेयर होगा तो वहाँ कस्टडी के भी अलग लॉज हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। बच्चे का जहाँ पे वेलफेयर होता है तो कोर्ट वो चीज़ देखती है। और एलिमनी से कोई भाग नहीं सकता, मेंटेनेंस से कोई भाग नहीं सकता। केस चाहे 10 साल चले, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर वाइफ आप ले आए हो, शादी आपने कर ली है, तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा बिफोर डिवोर्स और आफ्टर डिवोर्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस। अगर वुमेन ने अपना लमसम अमाउंट ले लिया है कि ये मेरा लमसम अमाउंट है, हम म्यूचुअल कंटेस्ट करके जा रहे हैं,
मेरे को इतना पैसा दे दो, मेरा उसके बाद आपकी लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी और मेरी लाइफ में आप मत करना, दोनों मिलके जाके और एक म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। कोर्ट उसमें जो है स्कूलिंग पीरियड होता है, एक 6 महीने का जो है एक पीरियड रखते हैं। जैसे कि आज मैं कोर्ट में गया, हम लड़का और लड़की की दोनों स्टेटमेंट हो गई कि हमने नहीं रहना इकट्ठे और वी बोथ आर फाइन विद दैट। तो उसके बाद 6 महीने का टाइम देता है। वो 6 महीने का टाइम क्यों मिलता है? कोर्ट को लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ना कुछ हो जाए, किसी का अगर मीडिएशन से रिकन्सिलिएशन हो सकती है, किसी का रिलेशन सेव हो सकता है, तो वो 6 महीने का टाइम मिलता है। कि अगर मैंने कई केसेस देखे हैं ऐसे कि एक स्टेटमेंट हो गई है, फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट हो गई है, म्यूचुअल दोनों की कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और 3 महीने बाद क्लाइंट का फ़ोन आता है कि सर मैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कि मैं नहीं रह पा रहा। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि देयर इज़ नो हार्म, आप खुल के बताओ, अगर आपको नहीं रहना आप स्टेटमेंट मत दो कोर्ट में, आप बोलो कि रहना है। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि और लेकिन ये भी एक चीज़ है कि 6 महीने का जो पीरियड है वो वेव ऑफ भी हो जाता है। अगर कोर्ट को ऐसे सर्कमस्टांसिस लगे कि इतना लंबा इनको ये टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है, देर आर नो चांसेस कि वो मैरिज रिकनसाइल कर पाएँ, तो वो वेव ऑफ भी हो जाता है कई सर्कमस्टांसिस में। किस सर्कमस्टांसेस में वेव ऑफ हो जाता है? डिपेंड करता है। अब जैसे कि कुछ एक्सट्रीम फिजिकल हरासमेंट थी, 3 साल 4 साल हो गए हैं सेपरेशन को और लड़की ने अपना दूसरा पार्टनर भी ढूंढा हुआ है ना, तो ऐसे सिचुएशन भी होता है। तो फिर कोर्ट सर्कमस्टांसेस देखती है, सब कुछ कंसीडर करती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। सब बोलते हैं कि लड़की के फेवर में है सब कुछ, लड़की के फेवर में है सब कुछ, लड़की मेंटेनेंस लेती है। आपको ये बात पता है कि अगर जो एक हस्बैंड है वो भी मेंटेनेंस ले सकता है वुमेन से। ओह रियली? तो ये बात मतलब मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 और 25 ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शंस हैं। तो इसमें हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है, अगर उसकी वाइफ इतना अर्न करती है, कैपेबल ऑफ अर्निंग है उसकी, तो अपनी वाइफ से मेंटेन कर सकता है कि भाई जाना है तुझे, मेरे से सेपरेट होना है तो हो, मुझे मेंटेनेंस जो है परमानेंट एलिमनी लेके जाओ। बट वो उसकी भी कंडीशंस हैं। उसमें भी ये देखते होंगे ना कि इफ द मैन इज नॉट अर्निंग गुड, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अर्न नहीं कर रहा, उसके पास जॉब नहीं है, अगर उसने दिखा दिया कि मेरे पास जॉब नहीं है तो भाई मैं तो अपनी वुमेन से जो है ले लूँगा। तो उसमें डिपेंड करता है, अगर वो अच्छा खासा है, प्रॉपर हेल्दी इंसान है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, काम करने लायक है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, वो कर सकता है तब कोर्ट नहीं देती। अच्छा, बट हाँ कुछ मैन इज डिपेंडेंट उसको वो कर ही नहीं, वो कमा ही नहीं सकता। कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ मेंटल इलनेस है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात करेंगे हम मेंस के राइट्स पे भी। हाँ बिल्कुल। बट अच्छा एक बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस चल रहा है, 1.5 से 2 साल हो गए हैं। मेंटेनेंस जो है लड़की ने फाइल करी, एक कोर्ट ने फिक्स्ड अमाउंट जो है तय कर दिया कि लड़की को 20,000 30,000 हर मंथ जो है एवरी मंथ उसका हस्बैंड उसे देगा। अच्छा उसके बाद अगर वुमेन किसी और रिलेशन में रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह विदाउट लीगल मैरिज किसी और के साथ रहती है, और सोसाइटी में ये रिप्रेजेंट होता है कि ये जो है लिव इन रिलेशन में, जैसे हम बोल पाते हैं आइदर इट इज मैरिज और लिव इन। यस, ओके, है ना। अगर आपका लिटिगेशन पेंडिंग है और आप मेंटेनेंस ले रहे हो अपने हस्बैंड से और आप सेपरेटली रह रहे हो किसी और रिलेशन में, और लड़का अगर ये प्रूव कर पाता है कोर्ट में, तो वो जो मेंटेनेंस उसको मिल रही है वो बंद भी हो सकती है, उसका अमाउंट भी कम हो सकता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड अडल्ट्री। सो अडल्ट्री एक सिंगल एक्ट भी है और लिविंग इन अडल्ट्री देयर इज़ अ डिफरेंस। आपने एक बार किसी के साथ रिलेशन बनाया, किसी भी टाइप का आपका कोई फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो वो मतलब सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें लड़का अगर प्रूव कर दे कि शी इज़ कंटिन्यूसली लिविंग इन अडल्ट्री, वो किसी विदाउट गेटिंग लीगली मैरिड वो किसी रिलेशन में है किसी मैन के साथ, तो फिर जो है उसकी जो मेंटेनेंस है वो मॉडिफाई हो सकती है। उसका एक अलग प्रोविज़न है, बंद भी हो सकती है, इवन कोर्ट रिसाइन कर सकती है। एक बहुत कॉमन जो समस्या है इन द हाउस होल्ड, स्पेशली इन द इंडियन हाउस होल्ड्स, मोस्ट ऑफ द फाइनेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय हस्बैंड। सो समटाइम्स women feel financially डिपेंडेंट
not even dependent but controlled. So what would you say to the women who feel financially controlled by her husband? कुछ women तो अपनी salaries भी अपने in-laws या अपने husbands के account में transfer कर देती हैं because they are asked to do that. उनको कहा जाता है I कि agree. अपनी salary भी घर पे दो. So उन women को आप कैसे empower करेंगे? देखो बहुत गलत है अपने राइट्स. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग योर राइट्स एंड क्लेमिंग योर राइट्स. अगर आपको अपने राइट्स पता हैं तभी आप क्लेम कर पाओगे और तभी आप पावरफुल फील कर पाओगे. आपका मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं हस्बैंड वीकेंड में सिर्फ एक बार फ़ोन देता है, अपने उसको पेरेंट्स से ही नहीं बात करने दे रहा, अपने ब्रदर से Oh, बात नहीं करने really? दे रहा. किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई पार्टी है तो वो नहीं जाने दे रहा कि तेरे को सिर्फ घर में रहना है, मेरे लिए खाना बनाना है. तो वो एज अ मेड वाली बात हो गई फिर कि वो एज अ मेड सिर्फ काम कर रही है, अपनी हाउस होल्ड की जो ड्यूटीज़ हैं दिन भर की वो कर रही है और उसकी कोई अपनी लिबर्टी अपना कुछ नहीं उसके लिए है. तो वो सारा एक एब्यूज़ है. लड़के जो हैं या इन लॉज हैं उसको डाउरी के लिए तंग करते हैं कि तू कुछ नहीं लाई, टोंट करते हैं, है ना. तो करेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि हाँ तेरा कहीं अफेयर है, ये वो बिल्कुल गलत और उस चीज़ का कुछ है नहीं. ऐसे ही कुछ भी अगर आपने बोलना है उस लड़की को आप बोल रहे हैं तो वो सारा सेक्शन 3 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है. गाली गलौज करना डेली बेसिस पे, है ना, और इमोशनल अब्यूज़ करना, मेंटल टॉर्चर करना, ये सब कुछ कवर्ड है. सारे राइट्स हैं लेकिन आपको एम्पावर होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना. तो तभी आप अपने आप को एक सेफ़ जोन में ला पाएंगे अपने इन लॉज के घर में. So the intention is कि वुमन अपने घर में, अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड के घर में इंटेंशनली और सेफली रहे सेफ फील कर rather than fearfully. और उसको रिस्पेक्ट मिले. जो लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है उसका पूरा राइट है तो कि वो अपना डिग्निटी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से रहे. तो शी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी क्रुएलिटी और हरासमेंट. उसको प्यार से ट्रीट करें, उसके ड्रीम्स को, उसकी बातों को एक अपना जैसे रिलेशनशिप आप अच्छा बना सकते हैं वैसे बनाएं. तो कोई आपके लिए घर छोड़ के आ रहा है Okay, what is the most important right that women should know and most women don't know? कि आप कहीं पे भी आपके साथ वायलेंस हो रहा है, चाहे आप अपने इन लॉज में हैं, चाहे आप अपने इन लॉज से दूर हैं, अपने हस्बैंड से दूर बैठे हैं, Even workplace पे वर्क भी. प्लेस पे भी हैं, तब भी आपको अगर इमोशनल डैमेज हो रहा है, अगर आपकी शादी जयपुर हुई है और आप रहते चंडीगढ़ हैं या कहीं और हैं, तो 0 FIR का कंसेप्ट होता है हमारे लॉ में. आपको कहीं पे भी ऐसा फील होता है, आप अनसेफ फील करते हैं, तो सबसे पहले आप 112 डायल करें, ठीक है. अगर आप उसी प्लेस पे हैं, अगर आप कहीं दूर हैं तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जो है दे सकते. तो लोगों को लगता है कि मैं अभी जब घर जाऊंगी तब कंप्लेंट करूंगी, मुझे जहाँ पे मेरा हस्बैंड रहता है उसी के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट देनी पड़ेगी. बिल्कुल गलत है. आप ऑनलाइन भी वाया ईमेल या फिर बाय कॉल या कैसे भी कंप्लेंट कर सकते हैं. आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं. और वो जो है FIR है, उस FIR का नंबर नहीं होता. जनरली एक FIR को नंबर असाइन किया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर्स, जैसे कि 12, 13, 14 या कुछ भी. तो उस FIR का जो नंबर होता है वो 0 होता है, 00 Okay. 0 FIR, दैट इज़ कॉल्ड 0 FIR. तो अगर आपने वो FIR वो कंप्लेंट दे दी है, FIR रजिस्टर हो चुकी है 0 FIR, फिर वो जो है कंसर्न्ड जो उसका पुलिस स्टेशन जो उसकी एक्चुअल जुरिस्डिक्शन बनती है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी और फिर आगे की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो करी जाएंगी. Okay. ठीक है. तो ऐसे रहता है. I think ये बहुत ही important सब right बताया आपने. यस. और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बोलता है कि राइट्स तो मुझे पता है, सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हूँ, तो लॉ ने आपको इतना बड़ा राइट दिया है वुमेन के लिए कि आपको जो है फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं फ्रॉम Okay. गवर्नमेंट. Okay. ठीक है. आप अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक होता है, कहीं भी आप किसी भी कोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे उनका एक प्रॉपर ऑफिस होता है. वहाँ पे जाके आप फ्री लीगल एडवाइस के लिए, लीगल सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन देके. तो Okay. वो I think अगर this is very liberating to know. हाँ, Yes. तो वो अगर आप ये डजेंट मैटर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितना कमाते हैं, अगर आप अच्छा भी कमा रहे हैं तब भी Okay. आप जा सकते हैं. You ये can राइट ask मैन के for लिए free नहीं है. legal advice. यस, फ्री लीगल Only एडवाइस. women has these rights. यस.
नहीं, मैन के लिए भी है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि इतनी इनकम होनी चाहिए, वो SC ST एक्ट में SC ST हैं या कुछ, देर आर सर्टन कंडीशंस फॉर मैन, Okay. बट फॉर वुमेन, टू ईच एंड एवरी वुमेन वो अपना फ्री लीगल सर्विसेज ले सकती है। वो अपना एक लॉयर हायर कर सकती है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में और उसकी लड़ाई लड़ेगा। Oh, that's really nice. तो ये Okay. एक क्या ये ज़्यादा औरतों को पता है? पता होता है, बट एक मिथ है कि सरकारी वकील है, एक ऐसा बोलते हैं कि सरकारी Yes. वकील है So he might not be serious for हाँ, the ही case. माइट नॉट बी सीरियस, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि आपको वो सर्विसेज उस लेवल की वो नहीं दे पा रहा है, जान के इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है आपको, दैट इज़ रॉन्ग। उसकी भी आप उनके DLSA के जो ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप जब वेबसाइट खोलेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, उसमें सारा मेंशन्ड होता है, आप उनकी कहाँ पे कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। I think it is very important to know these things. यस, Because yes, these things वो ये women को hold back करती हैं step लेने तो से. अगर आपके पास पैसे भी नहीं है एक प्राइवेट लॉयर ऐसा कि जो आपको रिप्रेजेंट करे, आप फ्री लीगल सर्विसेज लीजिए। गवर्नमेंट ने लॉ आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए है, बट मेरा एक मैसेज है सारी वुमेन के लिए कि लॉ जो है आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। इट वर्क्स एज अ शील्ड, नॉट एज अ स्वॉर्ड। ठीक है, तो आप किसी की लाइफ को हरास करने के लिए या ख़राब करने के लिए लॉ का यूज़ मत कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कीजिए। लेकिन आप मिसयूज़ अगर कर रहे हैं, एज अ स्वॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ गलत है। तो क्या women are also misusing the law? ऑब्वियसली, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ वुमेन जो मिसयूज़ कर lots रही हैं, लॉट्स ऑफ वुमेन जो मिसयूज़ कर रही हैं, कैसे? फेक केसेस, Okay. है ना, वो मेंटल हरासमेंट की जो हमने बातें करी, फिजिकल अब्यूज़ की हमने बातें करी, वो सिर्फ उसकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, वो उसको वो एक्सपेक्टेशंस जो उसकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, जो उसको उस रिलेशनशिप से थी, वो फिर फेक केसेस जो है फाइल कर रही है। जैसे हमने बात करी कि कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, या कुछ भी है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, या कुछ भी XYZ रीज़न है, उनके रिलेशन में वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो वो फेक केसेस करती है, थ्रेट देती है। आजकल बहुत सारे केसेस हैं। But क्या अगर bonding नहीं बन पा रही है is not the valid reason to file a case? हाँ, बिल्कुल है। Yes. अगर आपका बॉन्डिंग नहीं है, टेम्परामेंट नहीं मैच कर रहा है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि म्यूचुअली आप उसको सॉर्ट करें। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपने नहीं रहना, तो वाई टू वेस्ट टाइम और एनर्जी और वो सब कुछ, इतना रिवेंज अपना मत करें ना। तो फिर 13B मैंने आपको, ये बहुत फेमस एक सेक्शन है जो सबको मतलब पता होना चाहिए। आप म्यूचुअली डिवोर्स फाइल करें, जिसमें आप 2 स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। कोर्ट में जाके आप बताएं कि मनोज, हमने जो है डिसाइड किया दोनों ने मिलके म्यूचुअली कि हमने साथ में नहीं रहना है और हम नहीं रह पाएंगे, वी ट्राइड अलॉट, बट ये रिलेशन हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक और बहुत ही गूगल्ड क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट द डिवोर्स बट माई हस्बैंड डजंट वॉन्ट द डिवोर्स, व्हाट शुड आई डू? देखो, अगर आप उस रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं, आपको जो है डिवोर्स चाहिए, तो आपको फिर वो कंटेस्टेड डिवोर्स ही फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं। आप किस ग्राउंड पे कोर्ट को बोलेंगे कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, तो उसके कुछ आप ग्राउंड लेंगे। कोई क्रुएलिटी है क्या, कोई फिज़िकल हरासमेंट है, कोई कन्वर्जन है, किसी ने रिलीजन चेंज कर लिया, है ना, तो वो भी एक ग्राउंड है ना। और हस्बैंड का पता ही नहीं है वो कहाँ गया, इट्स बिन 7 years, उसको पता ही नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं है, तो तब कर सकते हो आप। अडल्ट्री में है, हस्बैंड के रिलेशंस हैं, सेम गोज़ फॉर मेन एज वेल एंड वुमेन एज वेल। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में देर आर मल्टीपल ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, तो आप डिवोर्स फाइल कीजिए। तो वो जब भी आपको, अगर कोर्ट सारे एविडेंसेस को देखते हुए, प्रॉपर जब लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसको देखते हुए, अगर आपका लगता है कोर्ट को कि आपको हस्बैंड से मतलब डिवोर्स जो है आपके फेवर में होना चाहिए, तो वो होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड नहीं चाह रहा तो आप नहीं कंटेस्ट कर सकते, आप डिवोर्स तब भी कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि गो फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। और सबसे बड़ी बात, सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी एज वेल। यस। और स्त्री धन की हमने बात नहीं करी शायद इतनी ज़्यादा। जो लड़की को गिफ्ट्स मिलते हैं ना शादी पे, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एज वेल, तो दैट इज़ कॉल्ड स्त्री धन। गिफ्ट्स में वो चाहे ज्वेलरी है, चाहे कोई और वैल्यूएबल्स हैं, तो वो क्या होता है कि जो सास होती हैं आजकल वो रख लेती हैं अपने पास, अपनी पोजेशन में,
वो लड़की को ना कभी दिखाती हैं, वो बेच देते हैं, क्या करते हैं लड़की को पता ही नहीं है। Yes. तो वो भी एक ऑफेंस है, वो आप नहीं कर सकते, वो उसका लीगल राइट है। Even if she's staying in marriage, she can still claim for that. यस डेफिनेटली आफ्टर द things. मैरिज, बिफोर द मैरिज, मतलब अगर उसको कोई ऐसा गिफ्ट बिफोर द मैरिज मिला है अपने पेरेंट्स से भी, तो चाहे वो पेरेंट्स से मिला हो चाहे वो इन लॉज से। यस यस अच्छा, यस, अगर वो लड़की को मिला है तो वो तो उसका वो है। उसका है। और स्त्री धन अगर उसको जो है मैरिज में कुछ भी ज्वेलरी मिलती है या कुछ और गिफ्ट्स किसी मिले भी हैं, रिलेटिव से मिली हो। किसी भी रिलेटिव से मिले, वो स्त्री धन है, वो नहीं कोई ले सकता। चाहे डिवोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेपरेशन है, कुछ भी नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी पोजेशन में उसकी मर्ज़ी से ही होगा। अगर उसको कोई नहीं देता है या उसको हरास करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ओके। तो उसमें आप जो है एक एफआईआर प्रॉपर जो है लॉन्च हो सकती है। तो आई थिंक इट्स मच नीडेड लो फॉर द सोसाइटी। यस, यस। लो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, बट वही अगेन कि मिसयूज़ अगर आप कर रहे हो। हमने मैरिज की बात की ज़्यादातर, बट वर्क प्लेस पे विमेन को क्या क्या राइट हैं? जो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है वो इज़ लाइक, एक तो जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस, देयर माइट बी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मैटरनिटी लीव इज़ रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेस, तो वहाँ पे क्या राइट्स रहते हैं विमेन के? तो सबसे बड़ी बात इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए सेम है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं चलेगा। आपका चाहे वर्क प्लेस है, चाहे आप कहीं बाहर हैं, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, तो आपके सारे जो लीगल राइट्स हैं वो आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो जब भी एक जो वुमेन है प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो उसका मैटरनिटी का जो है, मैटरनिटी एक एक्ट है प्रॉपर, उसके प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, उसको लीव्स Both जो है private and मिलती हैं। government यस agencies. यस यस। तो और अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो उसके लिए भी एक स्पेशल एक एक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड पॉश एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो उसमें अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको ऐसा अनसेफ फील हो रहा है, तो वहाँ की जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और उसकी एक डेडिकेटेड टाइमलाइंस हैं, तो इतने टाइम में वो रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ से भी रीज़नेबल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती है, आपको फिर भी लगता है कि नहीं दैट इज़ नॉट फेयर, आपकी इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी, आपको राइट ऑफ बीइंग हर्ड आपको नहीं सुना जा रहा है, तो आप प्रॉपर लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। Okay. तो आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आपकी सोसाइटी में आसपास वुमेन के पास बहुत सारे राइट्स हैं। बस यही है कि नॉलेज इज़ द बेस्ट ज्वेलरी फॉर वुमेन। Yes. अगर आपको नॉलेज है तो आप एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे और अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास का भी क्रिएट कर And she पाएंगे। would feel powerful. यस, Yes. एम्पावर्ड। Yes. और मेरा एक मैसेज मेन के लिए भी है कि रिस्पेक्टेबल हस्बैंड्स create strong families and strong families create stable societies. Yes. तो अगर हस्बैंड जो है, हस्बैंड और वाइफ का अच्छा रिलेशन है, तो अच्छा उससे एक अच्छी फैमिली जो है बनती है, और अगर अच्छी फैमिली बनेगी, अच्छी सोसाइटी बनेगी। आपने बहुत अच्छा बताया। तो while closing, I would just like you to address the young women who are yet to get married, yet to see the world. What message would you give to them? तो मेरा ये मैसेज उन सारी वुमेन के लिए है कि सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अपना फाइनेंशियल जो है डिपेंडेंस सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। अपना पढ़ाई करो और अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आप होंगे तो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगा, आप अच्छे से लड़ पाएंगे, ठीक है। और सेट बाउंड्रीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप। अगर आपने बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हैं, तो वो रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी। तो पहले ही क्लियर करके रखो अपने पार्टनर से कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी आर नॉन नेगोशिएबल, और उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और लीगल राइट से अवेयर रहो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जब आपको अपने राइट्स पता होंगे, आपको अपनी ड्यूटीज़ पता होंगी, तो आप जो है अच्छा एक रिलेशनशिप चला पाएंगे और सब कुछ जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड होगा। जैसे मैंने पहले बात करी थी, तो एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड बन पाएगा और जिससे सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज जाता है। I think empowerment is not just physical, mental, emotional or financial. Empowerment is also knowing the law. Yes, that we just definitely, did today. definitely. And thank you Thank you so much Advocate for Arpit. having me.
for being here, for enlightening us. Thank you for being on Rewire. It's all my pleasure. Thank you so much. Okay.